चैप्टर सेकंड जो है वो बिल्कुल आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से ख़ास कुछ भी नहीं आता होता। कोई इक्का दुक्का हो तो वो आपने फिजियो में पढ़ा होता है, सो वो आपको आ जाता है। अगर करना भी है तो आप एक दफ़ा ये डायग्राम देख लें, थोड़ा बहुत अगर आना हुआ तो आ सकता है, इसके अंदर कुछ खास नहीं है। और ये जो वैल्यूज़ हैं मैंने पहले बता दी आपको कि 90 mm² जो है इसका टिम्पैनी मेम्ब्रेन की वो होती है, कि ये MCQs है आपका। और सेकंड जो है यहाँ पे लिखा हुआ है मूवमेंट ऑफ टिम्पैनी मेम्ब्रेन आर मोर एट द पेरिफेरी, मतलब जो ये टिम्पैनी मेम्ब्रेन है, ये टिम्पैनी मेम्ब्रेन जो है ये पेरिफेरी पे मोबाइल होती है, सेंटर पे जो है ना फिक्स होती है, ठीक है। तो ये हम इसमें देख लेते होते हैं। और इसके बाद जो है अगर आपने करना है तो आप जस्ट एक दफ़ा रीड कर लें किस चीज़ को, हाँ ये वर्टाइगो एंड डिजीनेस को एक दफ़ा रीड कर लें बस। चैप्टर नंबर 3 से आपने जस्ट ये देखना है, ये भी आपके जो है कम्युनिटी मेडिसिन में दिया हुआ है, वहाँ पे हमसे कुछ इंपॉर्टेंट है ये आपने वहाँ से कर लेने हैं। और ये आप फ्रीक्वेंसी दफ़ा देख लें बस, और कुछ नहीं करना। ये चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 4 आपका असेसमेंट ऑफ हियरिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वाइवा, ठीक है। वाइवा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और MCQs भी इसके अंदर काफ़ी सारे आ जाते होती हैं, ठीक है। ये वाइवा के लिए और MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर 1-2 SCQs हैं वो भी करनी है। इसमें हमने ये रीड करते जाना है सारा। उसके बाद टाइप्स कौन सी होती हैं ये मैं पता है पहले से, और इसके असेसमेंट कैसे करते हैं। असेसमेंट में सबके नाम आने चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट वाइवा के लिए ट्यूनिंग फोक टेस्ट है। हर जगह बहुत ज़्यादा ट्यूनिंग फोक टेस्ट है, और ये आपको इसका ट्यूनिंग फोक का जो है वो कंसेप्ट होना चाहिए, और आपको टेबल जो है वो अच्छे से आना चाहिए प्रूफ के लिए, ठीक है। वाइवा के लिए आप क्या कर लेंगे, लेकिन यहाँ से जो है वो आपके MCQs आ सकते हैं। ये आपने कर लिया। उसके बाद है ऑडोमेट्रिक टेस्ट। अच्छा, अब जो ये ट्यूनिंग फोक टेस्ट होता है, ऑडोमेट्री टेस्ट होता है, ये जो होते हैं टेस्ट, ये और जो स्पीच वाला होता है यहाँ पे ये वाला लिखा है स्पीच ऑडोमेट्री, ये सारे टेस्ट जो होते हैं ये आपके सब्जेक्टिव टेस्ट होता है। सब्जेक्टिव का मतलब ये है कि पेशेंट जो है रिस्पॉन्स कर रहा होता है। अगर ट्यूनिंग फोक करते हैं तो हम उनसे पूछते होते हैं, अगर स्पीच करते होते हैं हम बोलते हैं, और हम कुछ बोलते हैं वो सुनता है, उसका रिस्पॉन्स करता है, तो वो हम चेक कर रहे होते हैं सब्जेक्टिव वे से, ठीक है। ये सब्जेक्टिव टेस्ट हैं इसके। जबकि आगे अगर हम बात करते हैं, ये आपने प्योर टोन की जो है ये आपने जो है यूजेस लाजमी करनी है कि हम कब यूज़ करते होते हैं, और ये भी आपने दफ़ा रीड कर लेना है। अच्छा जी, मैं बता रही थी आपको कि ये सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं। सब्जेक्टिव में क्या होता है कि पेशेंट जो है वो रिस्पॉन्स कर रहा होता है। ये लिखा हुआ है आपका रोल ओवर फेनोमेनन, ये आपने याद रखना है। और ये आपका जो है वो कब होता है कि अगर रेट्रो कोक्लियर हेयरिंग लॉस हो, तब हमें रोल ओवर फेनोमेनन जो है वो दिखाई देता है। उसके बाद स्पीच ऑडोमेट्री यूज़फुल है, ये आपने करना सारा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की जो है कि आपका इम्पीडेंस ऑडोमेट्री। इम्पीडेंस ऑडोमेट्री लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि हम पेशेंट से कुछ नहीं पूछते, हम जस्ट अपना टेस्ट परफॉर्म करते हैं। हम एक टोन भेजते हैं, और वो वापस कितनी टकरा के आती है ये हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। हम देखते हैं, ये देखें, ये इसमें हमने लगा दिया, ठीक है, प्रोब। और हमने देख लिया यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने एक ऑसिलेटर लगाया है, एक एयर पंप लगाया है, और एक माइक्रोफोन लगाया है। मतलब हमने एक तो टोन भेजनी है, सेकंड हमने उसमें प्रेशर भी इंक्रीज़ डिक्रीज़ करते रहना है, माइनस करेंगे पॉजिटिव करेंगे, किस पे ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही है, किस में क्या हो रहा है, तो ये इसमें साथ ही करते होते हैं। थर्ड चीज़ जो है C में क्या होता है, माइक्रोफोन होता है जिसे हम पिक कर रहे होते हैं। अब ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है टिम्पैनोग्राम, यहाँ से आपके SCQs, आपके MCQs, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्नोस्टिक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसकी डायग्नोसिस, मिडल ईयर में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसकी डायग्नोसिस के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप ग्राफ देखें, आपको समझ आ गई होगी अब तक, लेकिन बता देती हूँ मैं थोड़ा सा इसके बारे में कि यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास है सबसे आइडियल जो है वो है A, ठीक है। इसमें क्या होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं मिडल ईयर में, तो हमारी जो कंप्लाइंस है वो इतनी होगी, मतलब इतना जो टकरा के इसने वापस आना है, और प्रेशर कितना होगा, 0 होगा, 0 पे इतना होगा, हमें कोई प्रेशर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब अगर क्या हो कि मिडल ईयर में आ जाए कोई फ्लूइड, ठीक है, मिडल ईयर में कोई आ जाए फ्लूइड, और उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे कंप्लाइंस जो होगी ना वो अल्टर हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लैट और डोम शेप हो जाएगी। कोई भी जो चेंज है वो उसमें कोई भी चेंज हो कंप्लाइंस में वो ज़्यादा चेंजेस नहीं है, क्योंकि उसके अंदर फ्लूइड है, या टिम्पैनी मेम्ब्रेन जो है वो थिक होगी, या आपके MCQs है, और ये इसमें क्या होता है कि फ्लैट होती है। एक ये हो गया। सेकंड ये है कि एडी के में क्या होती है कि इसमें कंप्लाइंस बहुत ज़्यादा हो जाती है कि अगर अंदर जो हमारे सिस्टम है, ऑसिकुलर सिस्टम है, वो डिसकंटिन्यू हो जाए, मतलब उसकी तोड़ फोड़ हो जाए। टिम्पैनी मेम्ब्रेन बहुत ढीली पड़ गई है क्योंकि वहाँ पे हैंडल ऑफ मेलियस नहीं है, उससे क्या होगा कि उसे कंप्लाइंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। थर्ड चीज़ है यहाँ पे AS लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसमें स्क्लेरोसिस हो गई है, मतलब हार्डनिंग हो गई है। अगर ऑटोस्क्लेरोसिस हो जाए, हार्डनिंग हो जाए, तो हमें कंप्लाइंस कम मिलती होती है। लेकिन प्रेशर कौन सा है, प्रेशर इसमें 0 पे ही आएगा। लेकिन अगर फ्लूइड का देखें तो फ्लूइड में नेगेटिव प्रेशर की तरफ जाता है, ठीक है, अंदर की तरफ नेगेटिव प्रेशर होता है, ठीक है। तो हमें नेगेटिव प्रेशर देना पड़ता है, नेगेटिव प्रेशर देने की वजह से जो है ना वो इक्वल होगा। इसका मतलब ये है कि अंदर जो है वो फ्लूइड है। अगर हम AC की बात करें तो वहाँ पे क्या है कि कंप्लाइंस कब होगी,
जब नेगेटिव प्रेशर देंगे। ये कब होता है? जब टेम्परेचर रिट्रैक्टेड होती है, मतलब मिडल एयर के अंदर नेगेटिव प्रेशर है, ठीक है। ये मिडल एयर के जो है टेम्परेचर है, तो इसने ऐसे मतलब पीछे की तरफ गई हुई है क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव प्रेशर है। हम यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर देंगे तब भी जो है वो सीधी होगी ना, तब जो है उसका न्यूट्रलाइज होगा और फिर ही हम इसका टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, ये अपने SC को उसके लिए याद रखना है। आगे है ठीक है, नेक्स्ट आपका है रिक्रूटमेंट फोनोमेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे देखते हैं हम? मेनरीज और प्रेस बाइक्यूसिस के अंदर जो है वो रिक्रूटमेंट फोनोमेन देखते हैं। इसमें क्या होता है कि थोड़ी आवाज़ तो सुनाई नहीं देती पेशेंट को, लेकिन अगर आप थोड़ा सा लाउड बोलेंगे तो उनको लाउड बहुत ज़्यादा लाउड सुनाई देगी। सो ये करना है। इसके अलावा शॉर्ट इंक्रीमेंट सेंसिटिव इंडेक्स में क्या करना है कि आपने जैसे याद रखना है कि ये हम कब होता है, ये आपका मेनली कोक्लियर डेफनेस में होती है। ये पीछे मैं आपको क्वेश्चन भूल गई हूँ, ये भी आपका UQ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउस्टिक रिफ्लेक्स जो वेनस में क्या होता है कि आपका एक जो स्टेपीडियस मसल है उसका रिफ्लेक्स आता होता है, अगर लाउड बोलेंगे तो वो डैम्पन कर देगी इफेक्ट को। सो ये आपका पाथवे इप्सिलेटरल के लिए, कॉन्ट्रालेटरल के लिए एर्थ नर्व से जाएगा, न्यूक्लियस में जाएगा और वापस जो है ना 7th नर्व से आके स्टेपीडियस सप्लाई करती है 7th नर्व, तो उसको जो है वो कॉन्टैक्ट करवा देगा। सेम इस तरह से जो है कॉन्ट्रालेटरल में क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ओलिवरी न्यूक्लियस बदल जाएगा क्योंकि कॉन्ट्रालेटरल में जाना होता है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट करते हैं हेयरिंग इन इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन। हमने ये कौन सा टेस्ट है? ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। इसमें पेशेंट ने रिस्पॉन्स नहीं करना होता, बस हमने चेक करनी होती है कि उसकी जो है इन्फेंट की हेयरिंग सही है या नहीं सही। बाकी सारे भी आपने एक दफ़ा जो है वो रीड कर लेने हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट आपका है, ये आपने एक दफ़ा कर लेना है कि थ्रेशोल्ड टोर्निकेट टेस्ट में क्या होता है कि हम मतलब किसी पेशेंट को अगर हम लाउड साउंड दें तो उसके नर्व फटीग होती है। अगर उसकी नर्व डैमेज है या नर्व का प्रॉब्लम है तो उसकी जो हेयरिंग है वो पहले ही स्टॉप हो जाएगी, 60 सेकंड से पहले ही हो जाएगी। सो ये हम चेक कर देते हैं रेट्रोकोक्लियर लियन के अंदर। रेट्रोकोक्लियर कौन से होते हैं? जो मेनली नर्व्स की प्रॉब्लम हो रहे होते हैं। आगे हम इवोल्व रिस्पॉन्स ऑटोमेट्री कर देते हैं। इसमें इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी अपने रीड कर लें एक दफ़ा, ठीक है। उसके बाद है ना आपका आता है ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें इसे हम क्या करते हैं, इसे बेरा भी कहते हैं। बेरा है ब्रेन स्टेम इवोल्व रिस्पॉन्स ऑडिमेट्री। इसके अंदर आपने इसके सारे यूजेस लाजमी करने हैं और स्क्रीनिंग के लिए होता है इन्फेंट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, वो है ऑडिटरी स्टडी। ये नहीं करना आपने। हाँ, ये ऑटोकोस्टिक इमिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका अपने एक दफ़ा कर लेना है। और ये आपका MCQ है कि इसमें क्या होता है कि आउटर हेयर सेल जो है वहाँ से जो है प्रोड्यूस होता है। उसके बाद सबका पाथवे लिखा हुआ है वो आपने करना है और इसकी टाइप्स कर लेनी है एक दफ़ा। और यूजेस जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम क्या करते होते हैं कि न्यूनेट्स की जो हेयरिंग है चेक करने के लिए हम ऑटोकोस्टिक इमिशन करवाते होते हैं। जब आपका होगा डेफ चाइल्ड वाला चैप्टर है, वहाँ पे भी यही टेस्ट सारे के सारे दिए हुए हैं, तो आपको सिर्फ एक कंसेप्ट होना चाहिए इन टेस्ट का। सो ये आपको चैप्टर जो है ये है तो बहुत इंपॉर्टेंट MCQ के लिहाज से, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को। आपने जस्ट रीड करना है और बाकी छोड़ देना है इसको।